जोहार। युवा प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। युवा प्लेटफॉर्म वर्तमान में पीसीएस में जिस तरह प्रश्नों के प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग विषयों को प्रस्तुत करने के लिए किए हैं। खासकर यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी में प्रश्न जिस तरह से तात्कालिक परिदृश्य में पूछे जाते हैं, उस स्तर में नोट्स या बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने यूपीएससी जेपीएससी में प्राप्त किया है साक्षात्कार के समय तक, तो उसी के आधार पर आप लोगों के सामने एक बेहतरीन नोट्स प्रदान कर सकूं। नियमित अंतराल में कोशिश रहेगी कुछ विषयों को जो तात्कालिक विषयों से संदर्भित रहेंगे वो आप लोगों को प्रस्तुत कर सकें। इस संदर्भ में हम लोगों ने अभी मुख्य परीक्षा की क्लास भी शुरू कर दी है, और चूंकि एक साधारण नए स्टूडेंट्स के लिए अच्छे नोट्स तैयार करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आप लोग को नोट्स दिए जाएं और फिर उसमें डिस्कशन हो, ताकि आप लोग रिवीजन और उत्तर लेखन में अधिक समय दे सकें वनिष्पत नोट्स बनाने के। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में भी आपको नियमित अंतराल पर जब भी समय मिलेगा कुछ इस तरह के टॉपिक्स प्रस्तुत किए जाएंगे रेगुलर तौर पर, जो आप लोगों के परीक्षाओं में विशेषतया लाभप्रद हो। आइए देखते हैं। भारत में गरीबी के संदर्भ में कुछ सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे देश की जीडीपी में वृद्धि की आलोचनात्मक विश्लेषण करें, आर्थिक सुधारों का गरीबी पर प्रभाव एवं आलोचनात्मक विश्लेषण, सरकारी प्रयासों का गरीबी पर प्रभाव या आलोचनात्मक विश्लेषण। साथ में सुझाव भी पूछे जाते हैं कि कैसे गरीबी को दूर किए जा सकते हैं। इस टॉपिक काफ़ी साधारण है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल जो विवेचनात्मक स्तर पर आते हैं उनको हल करना परीक्षा रूम में बैठकर थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हम लोग अगर पहले ही उसके बारे में एक फ्रेम तैयार कर लें तो वह आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि सीमित समय में एक प्रश्न को वहाँ सोचने के लिए समय होता नहीं है, तो उसको पहले ही तैयार कर लेना बेहतर है। तो आइए देखते हैं भारत में गरीबी को लेकर आखिर जीडीपी में वृद्धि हुई या भारत में जो सरकारी प्रयास थे उससे कितनी गरीबी में कमी आई है, या आर्थिक सुधारों के बाद में किस तरह की कमी भारत की गरीबी में देखी गई है। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इनके प्रभावों के साथ साथ कुछ दुष्परिणाम या कुछ अन्य समस्याएं पैदा हुई हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने भारत में गरीबी की। आजाद भारत के 75 साल पूरे होने पर भारत अमेरिका से गेहूं खरीदने से आगे निकलकर आज एक खाद्यान्न आत्मनिर्भर और निर्यातक देश बन चुका है। एक दौर था जब टीवी, फोन या बाइक रखना भी धनी होने की निशानी थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। हालिया रिपोर्ट 2022 की ब्लूमबर्ग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत मार्च 2022 के अंत में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और जीडीपी में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्लूमबर्ग ने यह निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के आधार पर निकाला है। भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर की है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर की है। 1990 के दशक में आर्थिक सुधार जोर शोर से लागू कर दिए गए थे, और तब से जो रास्ता बना है उसमें कई बदलाव आ चुके हैं, और वह आज भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। आर्थिक सुधारों के बाद, या हम लोग आज़ादी के बाद कहें, या फिर आर्थिक सुधारों के साथ में देखें हम लोग इसको, तो दो अहम बदलाव हुए हैं गरीबी के संदर्भ में। एक तो गरीबी में तेजी से कमी आई है खासकर आर्थिक सुधारों के बाद, और लेकिन दूसरी ओर असमानता में वृद्धि हुई है। गरीबी के कमी को लेके हम लोगों ने 3 इंडेक्स लिए हैं। पहला अप्रैल 2022 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, दूसरा एमपीआई इंडेक्स 2022, और तीसरा आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा के 2020-21 के बुनियादी आवश्यकता सूचकांक। तो इन 3 के आंकड़ों के आधार पर गरीबी की कमी को बताया जा सकता है। इसके संदर्भ में कई अन्य चीज़ें भी आप लोग दिखा सकते हैं, जैसे अंतर्राज्यीय जो असमानताएं कमी आई हैं, या सामाजिक स्तर पे जो उत्थान हुआ है, इनके आंकड़ों के आधार पर भी आप लोग विश्लेषण कर सकते हैं। ग्रामीण शहरी
जो कमी आई है अंतर आवश्यकताओं को लेकर, वो भी एक पहलू हो सकता है। 1994 और 2011 के बीच भारत में कहीं ज़्यादा तेज गति से गरीबी कम हुई है। इस अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 45% से गिरकर 21.9% आ गई। करीब 13 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाल लिया गया था। 2011 के बाद के आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुए, हालांकि सर्वे हुए लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। यह ध्यान देने वाली बात है कि अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करने वालों की संख्या कम करने में 75 साल लगे और आर्थिक सुधारों के 30 सालों की इसमें एक अहम भूमिका थी। गरीबी को भी कई स्तरों पर देखा जाता है, जैसे हेड काउंट मेथड से आप गरीबी प्रतिशत निकालते हैं, लेकिन एक अलग मायने भी होता है, अलग आयाम है उसका, पॉवर्टी इंटेंसिटी का। आखिर लोग कितने गरीब हैं, प्रतिशत के आधार पर नहीं, उनके गरीबी के प्रभाव को लेकर। करीब आधी से ज्यादा आबादी 45% 3 दशक पहले गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही थी और आज वो संख्या 10% है। ये एक असाधारण बदलाव है। ये साफ है कि सरकारी प्रयासों और आर्थिक सुधारों का जबरदस्त असर दिखा है। आइए अब आंकड़ों के आधार पर उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो पहला है हमारा विश्व बैंक का अप्रैल 2022 में जारी एक रिपोर्ट, पॉवर्टी हैज डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट Poverty has declined over the last decade but not as much as previously thought। इस शीर्षक से शोध पत्र प्रकाशित किया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा। इसके कुछ प्राप्तियां हैं कि अत्यधिक गरीबी में भारत में गिरावट आई है। भारत में अत्यधिक गरीबी की स्थिति में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में 12.3% अंक की कमी आई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से तेज गति से गरीबी में गिरावट देखी गई है। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम रहने के रूप में परिभाषित किया है। ग्रामीण बनाम शहरी गरीबी देखें तो शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक है, क्योंकि ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011 में 26.3 थी, जो घटकर 2019 में 11.6 हो गई, जबकि वहीं शहरी क्षेत्र में इस अवधि में गिरावट 14.2% से 6.3% तक ही हुई है। छोटे किसानों के संदर्भ में देखें तो छोटे किसानों द्वारा उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया गया है। इस दौरान सबसे छोटी जोत वाले किसानों के लिए वास्तविक आय में 2 सर्वेक्षणों के दौर में 2013 और 2019 के मध्य वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2% की वृद्धि हुई। दूसरा इंडेक्स हमारा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। यूएनडीपी और ओपीएचआई की ये जारी रिपोर्ट होती है। इसके अनुसार बीते 15 साल में भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन में भारत के प्रयासों की सराहना की थी। इस प्रकार भारत ने अपनी स्थिति में सुधार कर नई उपलब्धि हासिल की। संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2005-6 और 2019 से 21 के बीच ये बदलाव देखने को मिला है। अब लक्ष्य है 2030 तक गरीबों की संख्या को आधा करना। ऐसा लगातार विकास से ही संभव है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में कमी आई है। इनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। सबसे तेज कमी 2015-16 में सबसे गरीब राज्य बिहार में देखी गई। यहाँ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2005-6 में 77.4% से गिरकर 2015-16 में 52.4% हो गई। वहीं सापेक्षिक दृष्टि से सबसे तेज कमी गोवा में, उसके बाद जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। एक नया इंडेक्स आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जारी किया गया था, बुनियादी आवश्यकता सूचकांक। इसमें ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की रूपरेखा तैयार की गई थी। बीएनआई 5 आयाम है, जैसे जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। इनको 26 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। बीएनआई को भारत में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति पर 69वें और 76वें एनएसओ से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2012 और 18 हेतु सभी राज्यों के लिए तैयार किया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या सुधार दिखते हैं।
अधिकांश राज्यों में परिवारों के लिए पेयजल पहुंच के सर्वेक्षण के अनुसार इसमें 2012 की तुलना में 2018 की स्थिति में ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। समीक्षा ये भी दिखाती है कि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम आय समूह के लिए अंतर्राज्य अप्रयुक्त लाभों के साथ असमानताओं में कमी और आवास तक पहुंच में सुधार हुआ है। 2012 की तुलना में 2018 में सभी राज्यों में सूक्ष्म पर्यावरण में सुधार के संकेत हैं। इसके अलावा न्यूनतम आय समूह के मामले में विशेष रूप से सुधार हुआ है। लेकिन ये तो सुधार हुए, गरीबी में कमी आई, लेकिन क्या आर्थिक सुधारों ने किसी और क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, या क्या नई समस्याएं जन्म आई हैं, या इसकी आलोचना कैसे है? वस्तुतः हम लोग भारत की कामयाबी या आर्थिक समृद्धि की कहानी को दो घटक में देख सकते हैं। एक गरीबी में कमी, लेकिन दूसरी ओर असमानता में वृद्धि भी हुई है, जो दो विपरीत पाठ जैसे हैं। 3 दशकों में आर्थिक सुधारों में असमानताएं बढ़ी हैं। अरबपतियों की संपत्ति आसमान छूने लगी है। राष्ट्रीय संपदा में सबसे निचले पायदान के लोगों का हिस्सा कम होता जा रहा है। 90 के दशक में भारत से दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची में कोई शामिल नहीं था। 2000 में उस सूची में 9 भारतीय थे। 2017 में उनकी संख्या 119 हो गई और 2022 में फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में 166 भारतीयों के नाम है। रूस के बाद सबसे ज़्यादा अरबपति भारत में है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में भारत अभी भी बहुत पीछे है। यह अलग बात है कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ब्रिटेन से आगे है। लेकिन ब्रिटेन में जहां अभी भी प्रति व्यक्ति आय $45,000 से ऊपर है, भारत में अभी भी करीब $2,000 प्रति वर्ष है, जो निम्नतम आय वाले देशों में देख सकते हैं। यहाँ वेतन में भी विशाल अंतर देखने को मिलता है। भारत में वैसे भी संगठित क्षेत्र कम है। असंगठित क्षेत्र 94% के आसपास पूरे श्रम में है। वेतन का अंतर अभूतपूर्व ढंग से संगठित क्षेत्र में भी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में अपर्याप्त वेतन का अंतर, काम करने की परिस्थितियां और गैर समावेशी बढ़ोतरी को भारत के लिए बड़ी चुनौती माना है। पूंजीवाद जितनी तरक्की करता है, विशेषज्ञता बढ़ती है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कुशल और अकुशल श्रम में अंतर भी बढ़ जाता है। कुशल कर्मचारियों के लिए प्रीमियम भुगतान और वेतन के अंतर को बढ़ा दिया जाता है। एक अन्य इंडेक्स है गिनी गुणांक। आय की असमानता के मापदंड के रूप में या आय समानता के रूप में गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके संदर्भ में देखें तो 2011 में 35.7 था गिनी गुणांक, जो कि 2018 में बढ़कर 47.9 हो गया। पूरी दुनिया में, खासकर बड़े बाजारों के बीच जब अत्यधिक असमानता की बात आती है तो भारत का नाम सूची में सबसे ऊपर आता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस के मुताबिक 1995 में से 2021 के दौरान सबसे अमीर 1% लोग और निम्न तबके के 50% लोगों के बीच आमदनी का अंतर बढ़ा है। ये प्रस्तुत ग्राफ उसी अंतर को दिखाता है। ये ग्राफ बीते 20 वर्षों के दौरान इन दोनों वर्गों के बीच बढ़ती आय की असमानता को दर्शाता है। कुछ सामाजिक वर्गों का उदय हुआ है जिनको संसाधनों का बेहतर वितरण मिला है। आंध्र प्रदेश से कम्मा, रेड्डी जातियों का उदय इसकी एक मिसाल है। हरियाणा और पंजाब के जाट और सिख व्यापारी बन गए। लिहाजा इस विकास ने कुछ जातियों में और ज्यादा संपत्ति को वितरित किया, लेकिन वहीं कुछ समुदायों को उससे अलग भी रखा है। राज्य में असमानताएं भी बढ़ी हैं। आज़ादी के समय बिहार और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की तरह समान रूप से औद्योगिक थे, लेकिन आज वो पीछे रह गए। ये बदलाव जो आज आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में दिखता है, शहर केंद्रित विकास मॉडल के चलते बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य औद्योगिकरण में पीछे रह गए। उसी दौरान तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य आगे बढ़ निकले। इसका एक कारण भूमि सुधारों को कठोर रूप में पश्चिम बंगाल में अपनाया जाना भी माना जाता है, जिसके कारण औद्योगिकरण का उतना तीव्र विकास पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया। भारत ने 80 के दशक में खाद्यान्न की कमी से निजात पा ली थी। आज वो खाद्यान्न का निर्यातक है। इस परिवर्तन में हरित क्रांति का अहम रोल था और बाद के वर्षों में एलपीजी का विशेष प्रभाव रहा है। हरित क्रांति से एलपीजी तक भारत के सुधारों के जिस पृष्ठभूमि पर चला, उससे भारत में गरीबी में कमी तो आई, मगर नए आर्थिक समस्याओं ने जन्म ले लिया है और इसका हल समावेशी विकास से सुनिश्चित करने की कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है। धन्यवाद।